हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं लॉजिक बिल्डिंग फॉर डीएसए। इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि क्या होता है, हम एरेज, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं एंड वी नो कि इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। बट एक चीज़ जो होती है वो होती है कि कभी भी कोई नया प्रॉब्लम आता है तो हम उसका सोल्यूशन सोचने में स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमें लॉजिक बिल्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं कर रही होती। पहले हम डायरेक्टली डीएसए पे चले जाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर सीखने लग जाते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि लॉजिक बिल्डिंग कैसे डेवलप करें। हम यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखेंगे कैसे डेवलप करना है, हम उस पे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है? इससे होगा क्या? इससे आप किसी भी नई प्रॉब्लम को लेकर अप्रोच कर पाओगे। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लेना अलग चीज़ होती है एंड उस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपने लॉजिक बिल्ड करते हुए सॉल्यूशन फाइंड करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं ना, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बिल्ड करना सीखने वाले हैं। ठीक है? तो हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो आपकी थिंकिंग इंप्रूव करेंगे, लाइक डीएसए क्वेश्चंस को अप्रोच करने का कॉन्फिडेंस होगा फिर, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग होता क्या है। मतलब ठीक है, लॉजिक बिल्डिंग हमें ऐसे समझ में आता है, बट ये एक्चुअली क्या होता है? जैसे हम कभी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे पहले, तो हमारे पास क्या होते थे, कुछ फॉर्मूले होते थे, है ना। और उनको यूज करते हुए, इन फॉर्मूले को यूज करते हुए हम सोल्यूशन तक पहुंचते थे, अपना फाइनल आंसर निकालते थे। क्या इसमें भी लॉजिक बिल्डिंग आती थी? बिल्कुल आती थी, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये आपके लॉजिक्स बताते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे किस प्रॉब्लम में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, उसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है, सही चीज को सही जगह पे कैसे यूज करना है, ये आपके लॉजिक बिल्ड, जितना आपको लॉजिक बिल्ड होगा उतनी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी इस चीज में। तो डिपेंड नहीं करता कि आप कितनी फास्ट कोड करते हो, आप कौन सी लैंग्वेज में कोड करते हो, आप लॉजिक कितनी जल्दी जल्दी बिल्ड करते हो, एट द टाइम सोल्यूशन सोच पाते हो या नहीं सोच पाते हो, आपके पास कितनी क्रिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, उस चीज को हम डेवलप करने वाले हैं। तो ये चीजें तो देखो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहले क्या करना होता है। पहले आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है प्रॉब्लम की। ठीक है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, और सेकेंडली आपको क्या करना होता है, अब आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू सोचना होता है। आपको कुछ रॉ एग्जाम्पल्स लेने होते हैं और उन एग्जाम्पल्स की हेल्प से लॉजिक बनाने पे फोकस करना होता है कि क्या लॉजिक है, क्या पैटर्न है। ठीक है, क्या लॉजिक है और क्या पैटर्न है आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, फिर आप बिल्कुल ही नेव या सिंपल सोल्यूशन सोचने का ट्राई करते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपली तरीके से वो कैसे सोल्यूशन तक पहुंचेगा, कैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ठीक है, पर आपका सिंपल सोल्यूशन काम नहीं करता, ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हो। ये सारा का सारा फ्लो होता है प्रॉब्लम को करने का। ठीक है, आ, आप प्रैक्टिस के साथ डायरेक्टली ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पर भी जा सकते हो, डायरेक्टली ऑप्टिमल सोल्यूशन पर भी जा सकते हो। ठीक है, बट इट नीड्स प्रैक्टिस। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपके लॉजिक बिल्ड हो ही जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको हेल्प भी करेंगे बाद में। अगर आप डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करते हो, बाद में हम डेटा स्ट्रक्चर भी सीखना शुरू करेंगे। तो हम इस ट्यूटोरियल में बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएंगी कि पहले आपको प्रॉब्लम को पढ़ना ही है, फिर उसके एग्जांपल्स को लेकर लॉजिक को बिल्ड करना है, और फिर उसके बाद आपको एक सिंपल सोल्यूशन सोचना है, देन उसको ऑप्टिमाइज करना है। तो ये चीज़ आपको क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो आप फर्स्ट टाइम जब भी कोई नया प्रॉब्लम देखोगे तो आपके पास एक फ्लो होगा चलने के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से अपनी बात को कंक्लूड कर देता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर से कुछ नहीं होता। डेटा स्ट्रक्चर में आप लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हो वो डिपेंड करता है। इसके बाद क्या होता है, अगर आप इंटरव्यूज में लॉजिक बिल्ड भी करके दिखा देते हो, अगर आप सोल्यूशन तक नहीं भी पहुंचते बट आपका लॉजिक सही डायरेक्शन में जा रहा होता है, आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हो, तो भी ये काफी अच्छा इंप्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, एग्जाम्पल्स पढ़ो, एग्जाम्पल्स बनाओ अगर नहीं है एग्जाम्पल्स तो, और फिर उस पे लॉजिक और पैटर्न खोजो अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर। ठीक है, मतलब एज केसेस सोचना कि क्या और चीज़ें हो सकती हैं, क्या और सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप एक सिंपल सा नेव सोल्यूशन बनाओ, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन लिखो उसके लिए। ठीक है, कि बिल्कुल सिंपल तरीके से ये कैसे इसका सोल्यूशन आ रहा होगा। फिर उसके बाद हम उसमें ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि हम इसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन आ सकती है। वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है,
तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। अगर आपको ज़्यादा बेसिक लगे तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है? एंड ये लॉजिक बिल्डिंग के लिए है, तो हम इसमें लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि हम कौन सी लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। सी, सी प्लस प्लस या जावा या पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। बस आपको लॉजिक क्लियर रखने पे ध्यान देना है कि आपके लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। तो हम लॉजिक बिल्डिंग में सबसे पहले अपने इस वाले प्रॉब्लम को देखते हैं कि कोई भी नंबर इवन है या फिर ऑड है, वो हम कैसे पता करेंगे। प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल, बट दिस इज बेसिक थिंकिंग, है ना, जो हमें डेवलप करनी होती है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। तो हमें यहाँ पे एक नंबर दिया होगा, वी कैन एज्यूम इट लाइक एन, एंड हमें इसको क्या करना है, हमें बताना है ये नंबर जो है ऑड है या फिर इवन है। अगर इवन होगा तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, अगर इवन नहीं होगा, ऑड होगा, तो आपको फॉल्स रिटर्न करना है। ठीक है, आई नो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ठीक है, हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरू करके आगे टफ क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यार कोई भी नंबर अगर इवन होता है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, एन जो है वो 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होना चाहिए, राइट, मतलब वो 2 के टेबल में आना चाहिए। तो पूरा डिविजिबल होने का मतलब ये होता है कि हमें रिमाइंडर जो है वो जीरो मिलना चाहिए, राइट। तो अगर रिमाइंडर जीरो मिलेगा तो वी कैन से दिस नंबर इज एन इवन नंबर। ठीक है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो अब अपनी अपनी लैंग्वेज में हमें रिमाइंडर निकालना होगा, राइट। हम ये लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं बना रहे हैं, बट ठीक है, मोस्टली लैंग्वेज में मॉडलो से रिप्रेजेंट किया जाता है रिमाइंडर को। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ कि अगर ये इक्वल टू जीरो हुआ तो दिस इज इवन, और अगर नहीं हुआ तो ऑड। ठीक है, तो आप इसका कोड कोड खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो हम एक इवेंचुअली हम एक सोल्यूशन तक पहुंचे और हमें एक क्लीन सोल्यूशन मिला। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन लॉजिक बिल्डिंग। एंड ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था जो हमें आना ही चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज भी होता है। बट अगर मैं आपको इसका एक सेकंड वर्जन दिखाऊं सोचने का, ठीक है, ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक वर्जन जो सबको आता होगा कि ठीक है, हमने मॉडलों से इसको निकाल लिया। अब जो इसका सेकंड वर्जन है वो ये है कि हम इसको बिटवाइज से कैसे कर सकते हैं। ओके, हम इसको बिटवाइज से कैसे कर सकते हैं। तो अगेन ऑब्जर्वेशन कम्स इनटू पिक्चर कि यार ऑब्जर्वेशन आपकी कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, ऑड इवन क्या होते हैं पहले मैं ये आपको बता दूं। देखो, जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास इवन नंबर है 6, ठीक है, एक ऑड नंबर ले लेते हैं 7। ठीक है, ये ऑल्टरनेट चलते हैं, यहाँ पे मैंने 9 ले लिया। ठीक है, अब मैं एक बार इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर सेकंड प्लेस पे आएगा 1 एंड 1। तो आई थिंक ये मैंने सही लिखा है, 4 + 2 हो जाएगा 6, और यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे 0 रख दिया। ठीक है, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आप प्लीज इसकी कोई भी शॉर्ट वीडियो देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। 7 को हम कैसे लिखते हैं, 1 1 1। 8 को हम कैसे लिखते हैं, 1 0 0 एंड 0। ठीक है, 9 को कैसे लिखते हैं, 1 0 0 1। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि क्या इवन नंबर में है और क्या ऑड नंबर में नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बाय द एग्जाम्पल्स। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए और अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। मे बी आपको मॉडल वाले सोल्यूशन में इतना ना समझ में आया हो जो स्टेप्स है हमारे, बट इसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हम किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। तो हमने अपने एग्जाम्पल सेट कर लिए, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्व करो कि क्या डिफरेंट चीज है। तो देखो, आपको इतना पता होगा कि ये वाली जो प्लेस होती है ना, इस वाली के पास 1 ऐड करने की पावर होती है। बाकी सारे प्लेस पे क्या ऐड होता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना। ये 1 भी कहाँ से आया, ये 1 आया है 2 की पावर 0 से, राइट। तो इसके बाद तो ये सारे के सारे इवन ही बनते चले जाएंगे ना। बट ऑड बनाने की पावर किस में है, 1 में है, राइट। ऑड बनाने की पावर 1 में है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जिसके लास्ट में 1 है वो ऑड आएगा, राइट। जिसके लास्ट में 1 आ जाएगा वो ऑड नंबर होगा, और जिसके लास्ट में 1 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। बाइनरी में दो ही नंबर होते हैं, 0 नहीं तो 1। तो अगर 0 आ जाएगा तो वो एक इवन नंबर होगा, राइट। तो अब हमारी जो सारी गेम है वो इस पे आ चुकी है कि वी नीड टू चेक कि लास्ट वाला जो बिट है, लास्ट वाला बिट है ना, वो वो 0 है या फिर 1 है। ठीक है, अगर 1 होगा तो ऑड और 0 होगा तो इवन, राइट। तो ये चेक कैसे करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारे पास एक एंड ऑपरेशन होता है। ठीक है, एंड ऑपरेशन आपने सुना होगा, अगर आपने अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा। तो एंड ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन क्या करता है, अगर 0 और 0 के बीच में एंड होता है, अगर 1 और 1 के बीच में एंड होता है, 1 0 या 0 1। ठीक है,
अगर इनके बीच में एंड होता है, एंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अगर दोनों वन है तो ही वन होगा, नहीं तो सब में जीरो होगा, ठीक है, इतना आप याद रखो। अगर एंड होने वाली दोनों एंटिटीज वन है तो ही हमारा रिजल्ट वन निकलेगा, नहीं तो हमारा रिजल्ट जीरो निकलेगा, अगर एक भी जीरो प्रेजेंट होगा तो। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ऐसे हम एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो अब मान लो हमारे पास कोई भी नंबर है, लेट्स से यहाँ पे हमारे पास सिक्स है, जिसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमने 110 लिखी है। तो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम पता करेंगे कि लास्ट में वन है या जीरो है। तो ये पता करने के लिए हमें यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे लास्ट में वन से इसका एंड करा दें, मान लो कोई 001 नंबर आ गया, ठीक है, अगर इसका हम एंड करा दें यहाँ पे, है ना, जैसे प्लस करते हैं माइनस करते हैं वैसे ही एंड कर रहे हैं, तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग बिट के साथ एंड होगा। तो जीरो और वन, अच्छा किसी भी नंबर का, अगर मैं मान लो यहाँ पे कोई नंबर है ए, कोई बिट है ए क्या होता है, ए जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है। अगर मैं इसका एंड करा दूं वन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, है ना, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे वन भी मिल सकता है और जीरो भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन कि ए क्या है। अगर ए वन होता है, अगर ए वन होता है तो मेरा आंसर वन आएगा, और अगर ए जीरो होता है तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर जीरो आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, अगर मैं ए एंड वन करता हूं तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा। समझ में आई आपको बात। तो यहाँ पर जो लास्ट बिट है, इसका मैं एंड कर रहा हूँ वन के साथ, तो ये लास्ट बिट ही निकल के आ जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पे तो जीरोज हैं, इसके आगे सारे जीरोज रहेंगे। तो अगर सारे जीरोज रहेंगे तो एक जीरो तो हमने उसको दे ही दिया, तो यहाँ पर एंड जीरो हो जाने वाला है, और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पे लास्ट बिट है जीरो, तो जीरो मिल जाएगा। तो अगर ये चीज जीरो आती है तो दिस इज एन इवन नंबर, अगर ये चीज जीरो नहीं आती है, वन आती है, तो दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, फाइनल कंक्लूजन हुआ, अगर हमारे पास एक नंबर है एन, एंड अगर हम इसका एंड करते हैं किसके साथ, वन के साथ, तो अगर ये हमें जीरो मिलता है तो दिस इज इवन नंबर, ठीक है। और अगर एंड करने पे अगर हमें जीरो नहीं मिलता, कुछ और मिलता है, नॉट इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हो, तो दिस इज एन ऑड नंबर, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आती है। तो बिटवाइज लॉजिक में भी अभी आपको इतना भी समझ में ना आया हो, या फिर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम यहाँ पे कैसे लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। मेनली हमारा जो फ्लो था वो लॉजिक बिल्ड को लेके था, कि लॉजिक बिल्ड पे हमें मैक्सिमम फोकस करना है। तो इस प्रॉब्लम से हमने क्या सीखा, इस प्रॉब्लम से हमने सीखा कि कंडीशन चेकिंग में ये चीज़ यूज आती है ना, अगर कोई कंडीशन अगर हमें चेक करनी हो तो हम इस चीज़ को यूज कर सकते हैं। हमने रिमाइंडर के लॉजिक को देखा और बाइनरी पैटर्न्स को समझा, ठीक है। बाइनरी पैटर्न्स को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, हमने इसका भी एक आइडिया लिया है। मैं ये नहीं कहूँगा आपको पूरी तरह से आ गया होगा, बट वी हैव एन आइडिया कि हम कैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी हम सेम ही पैटर्न से सॉल्व करने वाले हैं। क्या बोल रही है देखो, सबसे पहले तो हम अपना एग्जाम्पल बना लेंगे कि क्या बोल रही है, वन प्लस टू प्लस, नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, वन से शुरू होते हैं, इसलिए वन से काउंटिंग शुरू करिए। मान लो मुझे फाइव तक के नंबर्स का सम निकालना है, ठीक है। एन इक्वल टू मुझे फाइव के बने, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव प्लस फोर नाइन, नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस थ्री इज 15, तो ये टोटल 15 आ जाएगा। ठीक है, आपने ऐसे मैनुअली करके देख लिया, बट ये क्या है, रिपीटेटिव प्रोसेस है, ठीक है। आप यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कैसे करोगे, बेसिकली आप पहले सोचोगे, अपने लॉजिक्स बनाओगे, डायरेक्टली कोड तो नहीं लिख सकते ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, इसको लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे वन है ना, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है। अब ऐसे ही हमारा क्या मूव होता है, ऐसे ही हमारा आइटरेटर भी मूव होता है। अगर हमने लूप पढ़ा हो, लूप के कॉन्सेप्ट को अगर हमने पढ़ा हो, ठीक है, तो पहले क्या होता है, पहले आई इक्वल टू वन होता है, फिर आई इक्वल टू टू होता है, फिर आई इक्वल टू थ्री होता है। तो ऐसे करके हम आई को वन से लेके एन तक रन कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पे लॉजिक समझो कि आपने जो प्रोग्रामिंग पढ़ी है, आप उसको एक्चुअली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उस चीज पे फोकस करना है आपको। प्रॉब्लम आपको आती है, आप कर लोगे, बट कैसे आप उस अप्रोच तक पहुंचे, इस चीज को याद रखना जरूरी है, क्योंकि कभी भी कोई नई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो देखो बहुत नोन प्रॉब्लम है, ठीक है, जो मोस्टली सबको आती होगी। बट अगर कोई नई प्रॉब्लम आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, इसलिए हम ये चीज सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें लूप की जरूरत है।
हम एन तक लूप रन कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं ना। एक एक्यूमुलेटर बना लेंगे यार, किसी में तो स्टोर करेंगे। तो हमने एक कंटेनर बना लिया सम का, सम इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, आई को स्टोर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल सही है। एक फॉर लूप वाइल लूप जो मन करे वो लगा लेंगे, और इसमें आई को हम एक्यूमुलेट करते हुए चलेंगे। आई हमारा जो है रन करेगा 1 टू 15, सॉरी 5 तक। ठीक है, एन तक कर सकते हैं ना, एन लिख देता हूँ यहाँ पे, एन तक। और फिर सारा का सारा सम इस सम में एक्यूमुलेट हो जाएगा, रिटर्न कर देंगे सम को, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट ये क्या हुआ, ये वो सॉल्यूशन हुआ जो आपके मन में पहली बार आया, बिल्कुल पहली बार जो सॉल्यूशन आया। ठीक है, क्या हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? क्या ये कोई मैथमेटिकल पैटर्न है या कोई एक्सप्रेशन है? ऑब्वियसली एक एक्सप्रेशन है, और आपको ही पता है ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। और अगर मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगी कि फॉर्मूला आपको भी आता होगा, मुझे भी आता होगा, है ना। बट अगर फॉर्मूले पे ना ध्यान दो और सिर्फ इतना ध्यान दो कि मुझे एन नेचुरल नंबर्स का सम करना है, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो ये क्या है, ये एक एपी सीरीज है। एपी सीरीज क्या होती है? आपने ये 10th क्लास में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट ही फॉर्मूला है ये। ठीक है, अभी तो ये आपका बिग O ऑफ एन में था। बिग O ऑफ एन क्या होती है? ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बाद में आपको ये भी अच्छे से सिखाऊंगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे निकालते हैं जल्दी। तो ये बिग O ऑफ एन में था, क्यों? क्योंकि आपने एन टाइम्स लूप को रन किया, आपने एन टाइम्स ऑपरेशन को परफॉर्म किया, है ना। आप लूप कहाँ से रन करोगे? 1 टू एन तक रन करोगे, तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ एन की। अब यहाँ पर एपी सीरीज आपको मिल गया, क्या है? एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज है। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, आई थिंक, अगर हमें सम निकालना है ऑफ एन एलिमेंट्स का, तो एन बाई टू एंड ए प्लस लास्ट एलिमेंट, ओके, ए एन वाला एलिमेंट, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, इसमें एन क्या है? नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल नंबर्स इन द सीरीज। ए क्या है? वेरी फर्स्ट नंबर है 1, और लास्ट नंबर क्या है? लास्ट नंबर है एन। तो दिस इज आर फॉर्मूला यार, एन इंटू एन प्लस 1/2, ऐसे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप बताओ कि क्या इसमें हमें कोई लूप यूज करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं, हमें सम ऑफ एन नेचुरल नंबर डायरेक्टली मैथमेटिकल फॉर्मूले से मिल गया। ठीक है, डायरेक्टली हम यहाँ पुट करेंगे, एन में एक ऐड करेंगे, और फिर एन को उससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवीजन दे देंगे 2 से। तो ये कितने का काम है? ये कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग O ऑफ 1, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना, क्योंकि हमने इसमें कोई भी लूप यूज नहीं किया, कोई भी ऑपरेशन हम एन नंबर ऑफ टाइम्स नहीं कर रहे हैं, कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक बार प्लस किया, मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइड किया। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे है। तो आपने इसको कैसे लॉजिकली बिल्ड किया, कैसे फाइंड किया, कैसे आप इस सोल्यूशन तक पहुंचे, आप इस अप्रोच को देखो। ठीक है, तो पहले आपने लूप का यूज किया, फिर उसके बाद आपने एक प्रोग्रेशन सीरीज देखी, है ना। फिर उसके बाद आपने उसका फॉर्मूला देखा, या कहीं से खोजा उसको, फिर उसके बाद आपने उसको और ऑप्टिमाइज करके बिग O ऑफ 1 में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो यही है, प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ कोड नहीं लिखना होता, प्रोग्रामिंग में आपका जो मेन गोल है वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने का होता है। ठीक है, जितनी जल्दी आपको पैटर्न दिख जाएगा, उतनी जल्दी आप ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंच जाओगे, है ना। और इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली वही वाला काम किया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर। ठीक है, एक नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें ये काउंट करना है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एन नंबर है यहाँ पे, ठीक है, 4, 5, 2, 3, 1। ठीक है, अब इसके अंदर कितने डिजिट्स है? इसके अंदर हमें दिख रहे हैं कि इसके अंदर 5 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मेन यही है कि हम कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि इसके अंदर 5 डिजिट है, राइट। हमें तो दिख रहा है ना, बट कंप्यूटर को कुछ कुछ एक्सप्रेशन चाहिए, कुछ ऐसा ही चीज चाहिए जिसे हम कोडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाए। डायरेक्टली कोड नहीं करना, बट ऐसा क्या लॉजिक हम यूज करेंगे जिससे कंप्यूटर को पता चल जाए कि इसके अंदर हमारे पास 5 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, और हमें यही रिटर्न करना है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ठीक है, तो एक बार हम इस प्रॉब्लम को तोड़ने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो ये डिजिट बना कैसे होगा, है ना। इस डिजिट के बनने का क्या प्रोसेस है? तो क्या प्रोसेस है? 4 × 1, 1 2 3 4, सिंपल, मैंने 4 जीरो लगा दिए। इसको नहीं पता कि इसके आगे कौन बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने इसमें कुछ तो प्लस किया होगा, और फिर 5 आया, और फिर इसके आगे आपने 3 जीरो लगा दिया। अब इसको भी नहीं पता कि इसके आगे कौन बैठे हुए हैं।
ठीक है, 2 को फिर हमने सेम ऐसे ही एक जीरो कम कर दिया, फिर ऐसे ही हमने 3 के लिए एक जीरो कम किया, और फिर हमने आगे 1 को ऐड कर दिया, राइट। तो ऐसे करके कुछ तो ये डिजिट बन रहा होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। तो अब हमें इसको इसके उसी स्टेट में लेकर जाना है, समझ रहे हो। चलो एक बात बताओ, जैसे 4 5 2 3 1 है, ठीक है। अब मैं इसको अगर, यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 चार जीरोज है। अगर मैं इसको 1 2 3 4 से ऐसे डिवाइड दे दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? ऑब्वियसली मेरे पास 4 बचेगा, 4 बचेगा, राइट। क्यों बचेगा? क्योंकि ये एक इंटीजर डिवीजन है ना, ये एक इंटीजर डिवीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10,000 इंटू 4 टाइम्स जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40,000 के अप्रोक्स अपना आएगा, और फिर हमारा जो आंसर है वो 4 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे करके यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, चल रही हैं। आएगा तो ये 4.5 आएगा, क्या ये आएगा 4.523 समथिंग। बट हम इसको काउंट नहीं करेंगे, इंटीजर डिवीजन लेकर चलेंगे, तो हम ओनली 4 को देखेंगे, ठीक है। पर हमें क्या काउंट करना है, ये देखो आप, यहाँ पे हमें काउंट करना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो इसमें हर एक डिजिट की वैल्यू है ना। हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते, वैसे भी हमें कैसे पता चलेगा कि हमें 10,000 से करना है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि एन कुछ भी हो सकता है, हम इसको हार्ड कोड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे यार, सिंपल चीज करेंगे कि हम यहाँ पे 10 से शुरुआत कर देंगे, 10 इज द स्मॉलेस्ट, 10 से शुरू करेंगे। तो होगा क्या, ध्यान से देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये काफी सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा, तो आप इसे अच्छे से समझ लो। 4 5 2 3 1, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 4 5 2 एंड 3। ये लास्ट का वन जो है वो गायब हो जाएगा, राइट। ये जो लास्ट वाला वन है ये गायब हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये डिवाइड करेगा इसको, तो डिवाइड करके इसको मिलेगा 4 5 2 3 एज एन इंटीजर डिवीजन, ठीक है। वैसे तो 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 2 3 जीरो आएगा, बट वहां पे वन कंसिडर नहीं किया जाएगा एज एन रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डिवीजन हो रहा है। फिर वापस हमने इसको 10 से डिवाइड किया, अब हमें क्या मिला, अब हमें मिला 452। फिर हमने वापस इसको 10 से डिवाइड किया, हमें क्या मिला, 45। अगेन 10 से डिवाइड किया, हमें मिला 4। अगेन 10 से डिवाइड किया, हमें क्या मिलेगा, जीरो, राइट। तो देखो कितने डिजिट हुए, एक बार डिवाइड किया, दो बार डिवाइड किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, तो 5 डिजिट आ गए। मतलब क्या हुआ, जितनी बार डिवाइड हो सकता है उतनी बार, हाँ, उतने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट होंगे। 10 से जितनी बार डिवाइड हो सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोलो कि जब तक जीरो नहीं आ जाता, जब तक जीरो नहीं आ जाता, तब तक हम अपने काउंट को क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम एक काउंट वेरिएबल बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे लॉजिक बिल्ड कर चुके हैं, हम ऑब्जर्व कर चुके हैं जो हमें ऑब्जर्व करना था, ठीक है। काउंट इक्वल टू जीरो वेरिएबल बनाया, नंबर को 10 से डिवाइड किया हर बार। अब एक काम को बार बार कराना है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका लूप, ठीक है। एक वाइल लूप रन कर देंगे, है ना, वाइल फॉर कुछ भी यूज करो यार, ठीक है। बट यहाँ पे ना हमें ना पता नहीं है, यहाँ पे हमें लिमिट नहीं पता कि ये आगे कहाँ तक जाने वाला है। तो यहाँ पर जो हम यूज करेंगे वो हम यहाँ पे वाइल लूप को यूज कर रहे होंगे। और वाइल की कंडीशन क्या होगी, जब तक हमारा जो ये एन वाला नंबर है ये जीरो नहीं हो जाता, है ना, ये नंबर जब तक जीरो नहीं हो जाता तब तक हम इसको 10 से डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आती है। और डिवाइड करते हुए क्या करेंगे, जीरो के काउंट को ऐसे बढ़ाते रहेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि हमने यहाँ पे कैसे लॉजिक को बिल्ड किया। अब एक और चीज देखते हैं कि यहाँ पर मान लो हमारे पास सिर्फ एक ही डिजिट होता, मान लो n इक्वल टू 7 होता। तो अगर हम 7 को 10 से डिवाइड करते तो क्या होता, जीरो आ जाता। मतलब हमें सिर्फ एक ही आइट्रेशन मिली, काउंट जो है वो जीरो से ओनली वन होता, ठीक है। तो एक ही डिजिट यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल ट्रू है। तो हमने क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इसमें किसी भी डिजिट को एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना, हमें किसी भी डिजिट को एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेस करने का मतलब है कि आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि डिजिट 3 था या 2 था या 8 था, 9 था, नहीं, हमें हमसे काउंटिंग पूछिए डिजिट्स की, हमसे डिजिट्स की काउंटिंग पूछिए, तो हमने अपने लॉजिक को उसी के अराउंड पे रखा है ना। और इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगी, जितनी की नंबर ऑफ आइट्रेशंस थी। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कितनी लगेंगी इसमें बताओ, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ इसमें आइट्रेशंस लगेंगी, है ना।
तो बी को ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ हमें क्या लगे, आइट्रेशंस लगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कुछ नहीं है, बिग ऑफ वन, हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे हमने काउंट इक्वल टू जीरो एक वेरिएबल बनाया तो हमने एक स्पेस यूज किया, बट दिस इज कांस्टेंट स्पेस जिसको हम बोलेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, ठीक है। मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का लॉजिक। इस क्वेश्चन को कराने का जो मोटिव था, जो मेन गोल था, वो ये नहीं था कि हम डिजिट को काउंट करना सीख जाए, ठीक है, कि एक नंबर में कितने डिजिट है वो काउंट करना बस सीख जाए। मेन जो हमारा मोटिव था वो ये था कि रिपीटेडली डिवाइड करने से किसी नंबर को प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप इस लॉजिक तक कैसे पहुंचे, इस चीज को समझना इसका मोटिव था कि ये n/10 क्यों करते हैं हम, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट पैलिंड्रोम नंबर, रिवर्स नंबर, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्टली यूज होता है, तो आप इसको यार अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्वैप टू नंबर्स का। इसमें हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है, ठीक है। तो इसको एक बार करने का ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ। देखो प्रॉब्लम है हमारे पास, मान लो कोई एक नंबर है ए, इसमें वैल्यू पड़ी है 10, और कोई एक नंबर है बी, इसमें वैल्यू पड़ी है 20, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसको स्वैप करना है, ठीक है। कैश स्वैप, स्वैप करने के बाद क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए इक्वल टू 20 होना चाहिए और बी इक्वल टू 10 होना चाहिए, है ना। तो आप इसको कैसे अप्रोच करना शुरू करोगे, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सोचते हैं कि अगर मुझे ए इक्वल टू 10 दिया हुआ है और बी इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली लिख दूँ कि ए इक्वल टू बी, मतलब ए के अंदर बी की वैल्यू आ जाए, तो क्या होगा, ए इक्वल टू तो 20 हो जाएगा, ठीक है, ए इक्वल टू 20 हो जाएगा, बट ए की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, ए की वैल्यू चली जाएगी, है ना। और फिर हमें ए की वैल्यू कैसे मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमने इसको कहीं पे स्टोर नहीं किया। इसको कहीं पे अगर मैं स्टोर कर लूँ ए की वैल्यू को, ध्यान से देखो कैसे आगे बढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि बी, ए को बी की वैल्यू देनी है तो बी की वैल्यू दे दी, बट ए की अपनी वैल्यू लॉस हो जा रही है, तो फिर अब हमें जरूरत पड़ी कि हमें ए की वैल्यू पहले ही कहीं स्टोर करा लेनी है, ठीक है। ए की वैल्यू अगर हम पहले ही कहीं पे स्टोर करवा लेंगे तो हमें ये चीज़ फिर बाद में हम ले सकते हैं ना, ठीक है। तो एक वेरिएबल बनाया हमने सी, तो सी में डाल दिया हमने ए को, है ना। सी में डाल दिया ए को, अब सी के पास क्या है, सी के पास पड़ा है 10, राइट। अब हम कर सकते हैं, अब हम ए इक्वल टू डाल देंगे बी, तो अब ए के अंदर क्या हो गया, ए के अंदर हो गया 20, और ए की वैल्यू हमने किस में डाली थी, ए की वैल्यू हमने सी में डाली थी, तो बी के अंदर डाल देंगे सी की वैल्यू को, राइट। तो अब बी के अंदर क्या हो गया, बी के अंदर हो गया 10, ठीक है। तो ये देखो स्वैप बहुत आराम से हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि हम ऐसे स्वैप कर सकते हैं, पर इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये इसी का फॉलो अप है, कि अगर मुझे थर्ड वेरिएबल को, जो हमने यहाँ पे थर्ड वेरिएबल सी बनाया है, अगर हमें उसे यूज नहीं करना है, ठीक है, तो हम कैसे स्वैप कर सकते हैं। मतलब अब रेस्ट्रिक्शन आ गई हमारे प्रॉब्लम में कि हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, इसको, इस ऑपरेशन को और एफिशिएंट बनाना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, कि हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो पहले हमने एक बेसिक अप्रोच देखा, है ना, कि बेसिक तरीके से कैसे हम अप्रोच करेंगे प्रॉब्लम को, क्या फ्लो होगा। अब हम उसको और एफिशिएंट बना रहे हैं। तो इसमें एक और तरीका आता है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरे पास, वापस लिख लेता हूँ, ए इक्वल टू 10 है, ठीक है, और बी इक्वल टू 20 है। अब मुझे ए को 20 देना है और बी को 10 देना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ए के अंदर ही ए प्लस बी के सम को स्टोर कर लूंगा। कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ए इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइडिया क्या है, देखो थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, तो मैंने क्या बोला कि भाई ए और बी दोनों का अगर मैं सम स्टोर कर लेता हूँ ना ए के अंदर, ठीक है, तो भी मैं ए की वैल्यू लॉस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्यों, ए की वैल्यू मुझे कैसे मिल जाएगी, ए माइनस बी करके मुझे ए की वैल्यू वापस मिल जाएगी, है ना। इन दोनों का सम प्रेजेंट है, अगर सम में से मैं बी की वैल्यू माइनस कर दूं तो मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, राइट, बिल्कुल सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्वैपिंग करनी है, तो अब मैं बी इक्वल टू क्या करूंगा, बी इक्वल टू ए माइनस, है ना, बी,
अब देखो ये क्या दे रहा है, मैंने क्या बोला है कि a माइनस बी करके मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने b को दे दिया a, मैंने b को a दे दिया है ना, तो b में अब क्या हो गया, अब b में हो चुका है, b में a 30 हो गया था, 30 - 20, b में अब 10 आ चुका है, राइट। और a के लिए क्या करेंगे बताओ, a में अभी 30 पड़ा हुआ है, a में अभी 30 पड़ा हुआ है, तो a को हम क्या करेंगे, वापिस से a में से माइनस कर देंगे किसको, b को, राइट। इसको भी वही दे देंगे, क्योंकि अब b में 10 आ चुका है, अब b में 10 आ चुका है और a में 30 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर अब हमारी वैल्यू जो है वो स्वैप हो चुकी है, a इक्वल 20 हो गया और b इक्वल टू 10 हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने बिना थर्ड वेरिएबल का यूज किए इन वैल्यूज को क्या किया, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये ऑप्टिमाइजेशन हमने बाद में करी, पहले एक बेसिक अप्रोच देखा। अभी हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अभी हम इस पे ध्यान देते हैं कि थर्ड वेरिएबल का यूज करके और थर्ड वेरिएबल का बिना यूज करे हम कैसे स्वैपिंग कर सकते हैं। ये बाद में आपको बहुत काम आएगा, सॉर्टिंग, रिवर्सिंग या टू पॉइंटर टेक्निक जब हम पढ़ेंगे तो उसमें काफी काम आएगा ये। ठीक है, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ 1, है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे हुई भाई, एक फिक्स ऑपरेशन है, कोई आइट्रेशंस नहीं हो रही हैं। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि हमने कांस्टेंट स्पेस ही यूज करी है। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा कि जब डेटा लॉस हो रहा हो तो उसे कैसे बचाना है, एक थर्ड वेरिएबल, एक टेम्पररी स्टोरेज का यूज करके। और अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज ना करना पड़े, है ना, अगर हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना, तो हम कैसे इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, हमने पहले क्या देखा था कि एक नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो निकालना था। जैसे यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई नंबर है 254। ठीक है, कोई n इक्वल टू 254 नंबर है। तो पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि इसमें कितनी डिजिट्स है ये हमें काउंट करना था, बट हमने डिजिट को एक्सेस नहीं किया था कि ये 4 है, 5 है, 2 है, ऐसे करके। तो इसमें हम वही देखेंगे हम इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक बहुत छोटा तरीका एक्सेस करने का, जैसे आप ये करते थे ना कि 4 × 1 प्लस 5 × 10 और प्लस 2 × 100, ऐसे करके आपका क्या बना, ऐसे करके ये नंबर आपका बना होगा, है ना। तो आप इसमें क्या करते थे, 254 को 10 से डिवाइड करते हुए जाते थे, है ना, और एक इंटीजर डिवीजन लेकर आगे बढ़ते थे। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जैसे जीरो हो जाए तो ये डिसाइड कर देते हैं इसके अंदर यार 3 हमारे पास डिजिट्स आ रही हैं, है ना। तो हर टाइम यहाँ पर देखो, एक चीज आप यहाँ पे और यूज करो, 254 डिवीजन जब आपने 10 किया, है ना, तो ये क्या पूरा पूरा 10 से डिवाइड हो गया, बिल्कुल नहीं। ये 25 टाइम्स जाएगा और 250 देगा, है ना। तो इसमें रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर इज 4, रिमाइंडर 4 बचा ना। जब आपने 254 को 10 से डिवाइड किया, अभी इंटीजर डिवीजन है इसलिए यहाँ पे 25 आया है हमारा। ठीक है, बट यहाँ पे ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे हमारा 4 बचेगा, लास्ट वाला डिजिट फिर भी बचेगा। अगर ये 4 नहीं होता, अगर ये 0 होता तो नहीं बचता, है ना, तो नहीं बचता। ठीक है, एग्जैक्टली 25 से डिवाइड हो जाता। तो ये जो बचा क्या, यही हमारा वो नंबर नहीं जिसको हमें एक्सेस करना है, यही तो हमारा डिजिट है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कह सकते हैं भाई 254 मॉड्यूलो 10 अगर कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको लास्ट डिजिट मिल जाएगी, 4 मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमने एक डिजिट तो एक्सेस कर ली। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम नंबर को क्या कर देंगे, रिड्यूस। और रिड्यूस करना हमें आता है, रिड्यूस कैसे करते हैं, डिवीजन करके। तो अब ये नंबर क्या हो गया, नंबर हो गया 25। तो अब नंबर हो गया 25 और हमें लास्ट डिजिट मिल गई है 4। ठीक है, अब सेम ऑपरेशन, यही दो ऑपरेशंस हमें इस नंबर के लिए, इस ये जो मॉडिफाइड नंबर हमारे पास आया है डिवीजन करके, इसके ऊपर परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे, 25 मॉड्यूलो 10। ठीक है, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें 5 दे देगा, क्या रिमाइंडर 5 आएगा। कैसे, 25 है यहाँ पे, आप इसको डिवीजन करोगे 10 से, 2 टाइम्स जाएगा, है ना, 20 आएगा और मॉड्यूलो आपका 5 आएगा, रिमाइंडर 5 आएगा, राइट। और फिर अब आपको नंबर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो नंबर आपने रिड्यूस कर दिया, ये 2 टाइम्स। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 2 मिल गया। जो मॉडिफाइड नंबर है, अब आपका नया नंबर जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो आपको 2 मिल गया, तो ये हो गया आपका सेकेंड लेवल ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो आप एक बात नोटिस करो, यहाँ पे आंसर तो हम निकाल ही लेंगे कि यहाँ पे हम एक फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास एक क्लियर सोल्यूशन मिल रहा है प्रॉब्लम का। अब इसको कोड करना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 मॉडलो 10 इज 0, सॉरी 2 मॉडलो 10 इज 2 एंड 2 डिवाइड 10 इज 0। अब 0 आ गया मॉडिफाइड नंबर, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता इसमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो एक लास्ट नंबर मिला वो 2 मिला। ठीक है, तो हमने इसके सारे डिजिट्स एक्सेस कर लिए। कैसे? रिवर्स ऑर्डर में। 254 था ना हमारे पास, तो हमने इस ऑर्डर में सारे डिजिट एक्सेस किए हैं, 4, फिर 5 और फिर 2। बट हमारा काम था एक्सेस करना, जो हमने कर लिया, राइट। तो हम ऐसे करके कर सकते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे हमने ये टास्क 3 बार किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था इस डिवीजन वाले प्रोसेस के लिए, तो सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी। इसमें भी हम वाइल लूप यूज करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ऑपरेशंस कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। ये कब 0 आएगा ये हमें नहीं पता, इसलिए इसमें भी हम वाइल लूप का यूज कर रहे होंगे। और ये बस में एक एक्स्ट्रा मॉड्यूलो वाली चीज आ गई है नंबर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो ऐसे करके हम यहाँ पे करेंगे। ये काफी मतलब प्रॉब्लम्स में यूज है। रिवर्स डिजिट करके प्रॉब्लम होता है, रिवर्स नंबर करके प्रॉब्लम होता है ना। और भी पैलिंड्रोम में यूज होता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ लेना है कि ये कैसे काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग इन लॉजिक बिल्डिंग, कि हमारे जो बेसिक्स हैं, जो लॉजिक्स हैं, वो क्लियर रहेंगे, तो हम बाद में जो क्वेश्चंस हैं उसमें इन सारी चीजों को एज अ सब पार्ट इंजेक्ट कर पाएंगे अपने लॉजिक्स को। ठीक है, अब कल को आप पैलिंड्रोम का क्वेश्चन करते हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपके लॉजिक्स क्लियर है। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, थैंक यू, बाय।